Welcome in Anthronet GRF Academy. So let's start today insight from December 2025 questions paper and question by question analysis in the holistic way. In this video, I am trying to cover in holistically way for December 2025 paper. It's not a only paper, but it also a coverage of topic. इस बार हमने एग्जामिनेशंस में देखा था कि हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन काफ़ी डोमिनेंट रहा था। ठीक है, लाइकवाइज तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चंस लिया है, उसकी एनालिसिस करेंगे और हम इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और स्पेशली हम क्लिफोर्ड ग्रिट्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या वर्क किए थे, कैसे किया था। सो एंथ्रोनेट जेआरएफ एकेडमी, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम पे ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये एक तरीके से पूरी एनालिसिस है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत वंडरिंग थे कि व्हाई यूजीसी नेट आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। अगर हम हमारे सिलेबस में इम्प्लिसिटली कोई चीज़ मेंशन है तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। जैसे कि क्लिफोर्ड ग्रिड्स के बारे में मेंशन है। आज का मेरा टॉपिक क्लिफोर्ड ग्रिड्स है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो क्लिफोर्ड ग्रिड्स के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। अगर हम डिटेल में, अगर हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा होता तो हमें पता होता कि क्लिफोर्ड ग्रिड्स की जो सेकेंड बुक थी वो पैडलर एंड प्रिंस 1963। फर्स्ट इनकी बुक जावा पे थी 1960, रिलीजन ऑफ जावा। सेकेंड बुक इनकी आई थी 1963 में। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वर्कड अ लॉट, बट सेकेंड ही बुक थी पैडलर एंड प्रिंसेस। तो अगर हम थोड़ा सा भी अवेयर होते इनके बारे में तो आई होप ये क्वेश्चन हमें नया नहीं लगता, इवन दो ये क्वेश्चन न्यू था इस एग्जामिनेशंस में। लेकिन इस परस्पेक्टिव से अगर हम पढ़े तो हमें कोई भी क्वेश्चन हैंडल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें ये पता हो, क्लिफोर्ड ग्रिट्स के बारे में पढ़ा हो, तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को करके लेके जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे, क्लास के एंड में देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक है क्लिफोर्ड ग्रिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लिफोर्ड। क्लिफोर्ड ग्रिट्स, ग्रिटर्स बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो आप लोग जो प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। क्लिफोर्ड ग्रिटर्स के बारे में देखेंगे। देखिए, जो लोग नए प्रिपरेशन में आते हैं ना, उनको पता होता है कि ही जस्ट इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की थी और एथनोग्राफिक स्टडी में इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की थी। किसकी की थी? बालिनस कॉकफाइट की थी। बालिनस सीओसी के कॉकफाइट। अब हम देखेंगे डिटेल में आके इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहा है। ठीक है, देखिए, इतना तो पता होता है सबको, इतना जरूर पता होगा, ऑल द एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है और मैंने कैसे इसको प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट देखिए, क्लिफोर्ड ग्रिफ के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। क्लिफोर्ड इज बिलोंग फ्रॉम, he was belonging from US, कैलिफोर्निया, एंड he died in फिलाडेल्फिया। इससे थोड़ी सी हेल्प होती है, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ अच्छा ये यहाँ से थे तो इन्होंने यहाँ पे काम किया होगा। इनको किस लिए जाना जाता है? देयर वेयर टू कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज थिक डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज थिक डिस्क्रिप्शन। थिक डिस्क्रिप्शंस, even though thick description concept is not given by Clifford, it's given by Robert Gailey. ठीक है, and the second is epocellism. Second is epocellism. What is epocellism? Epocellism
Why we know? Because eposalism is an attitude, is the respect of and progressive spirit of the age. Eposalism is not used by Clifford, but Clifford was in contrast of this term, eposalism. That's why in these two term is related to क्लिफोर्ड क्रिट्स. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें पूरा कवर करने का ट्राई किया है कि एक भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे. आप लोग बस देखते रहिए कि कैसे हम इसको कवर करते हैं. इनकी केस स्टडी जो थी, देखिए अभी जो क्वेश्चंस पूछा गया है इससे चांस है कि फिर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में. ये यहाँ से देखिए. देखिए इनकी जो स्टडी थी वो साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ एथनोग्राफिक स्टडी जो थी इनकी, वो एथनोग्राफिक स्टडी इनकी साउथ ईस्ट एशिया. कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अफ्रीका में क्या करने गए थे. नहीं, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया प्लस नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, North Africa. In these two continents, he done a lot of studies, analysis of Balinese cockfight, and in these two area, what he did analysis of Balinese cockfight, analysis of Balinese cockfight. कैसे मैम, आपने तो कह दिया बालिनेस, तो ये तो जावा का हो गया. यस, दिस इज जावा, बट देयर वेयर टू स्टडी. एक इन्होंने बुक राइट की थी जिसका टाइटल था कमिटी फॉर कंपैरेटिव स्टडी फॉर न्यू नेशन. न्यू नेशन के नाम से ये एक बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है. आप लोग चाहो तो इसको रीचेक कर सकते हो. ठीक है, एक इनकी 2 वे स्टडी थी. एक इनके टाइटल था कमिटी फॉर कंपैरेटिव स्टडी फॉर न्यू नेशन. Committee for the comparative study, committee for comparative study for new nation. ये न्यू नेशन के नाम से एग्जाम में एक बार पूछा गया था. इनमें 2 पर्सपेक्टिव को इन्होंने यूज किया था. ये इनकी टाइटल था, दिस वन वाज अ टाइटल. This was a title, okay, and this title, there were 2 concepts. First one is analysis of the cockfight, and the second one is thick description used. Morocco buzzard. Morocco is a North African country. Okay, Morocco buzzard. बाजार बोलते हैं बेसिकली, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में ये बाजार. एंड मॉस्क. He study these 2 things, and in Morocco study he used thick descriptions. In Morocco study he used thick description. Thick description is term given by, ये थोड़ा सा हम देखेंगे, अलग कॉन्सेप्ट है ये, पर यहाँ से देखते हुए चलेंगे, सब क्लियर हो जाएगा. थिक डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. देखिए, थिक डिस्क्रिप्शंस, मोरक्को बाजार मॉस्क स्टडी में इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शंस को यूज किया था. एंड थिक डिस्क्रिप्शंस में जो इन्होंने स्टडी की थी मोरक्को में, ह्यूमन सोशल एक्शन की स्टडी की थी. ह्यूमन सोशल एक्शन,
ह्यूमन सोशल एक्शन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सब्जेक्टिव। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर वे में स्टडी की थी। और इस सब्जेक्टिविटी को ही वॉज कोडेड इन वन बुक इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। द interpretation of culture. This book was very famous book. He wrote in 1973. Very famous book. And let's move on the thick descriptions. Thick descriptions term is given by गिलबर्ट रायले। ये भी PYQ ही है। गिलबर्ट रायले, रायल भी बोलते हैं लोग, देख लें। गिलबर्ट रायले, ही गिव टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज अ थिन डिस्क्रिप्शन, second one is a thick description. Thick descriptions and thin descriptions. What is a thick description and what is a thin descriptions? Thick description is surface layer observation of behavior. Surface layer observation of behavior. And the second one is, what is thick descriptions? Thick description is also, it's an observation of behavior, but it add context. किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? जैसे कॉक फाइट था, ठीक है, कॉक फाइट में उसके कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया गया था। एड कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर, क्यों वो लोग ऐसा कर रहे थे, ये केस स्टडीज है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट गिलबर्ट रायल के थ्रू दिया गया था, इन्होंने दिया था। और इसी पे बेस्ड इन्होंने एक स्टडी राइट की थी, डीप प्ले। अभी तक हमने इनकी बुक देखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, 1973। इन दिस बुक ही यूज्ड द टर्म ऑफ थिक डिस्क्रिप्शंस एंड आफ्टर दैट he wrote one essay. The essay name was, write down PYQ. The essay name was deep play. मैचिंग सेक्शन में एक बार पूछा गया था ये डीप प्ले। डीप प्ले वॉज नॉट अ बुक, दिस वॉज अ एसे। इसमें इन्होंने बालिनेस कॉक फाइट को नोट किया था। नोट्स ऑन बालिनेस कॉक फाइट। Balinese cockfight. Thick description. Okay. So this one is a interpretation of culture. Thick descriptions. Okay, that's a great. Okay. So ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लिफर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है। इस अब यहाँ से हमारी स्टडी शुरू होती है एडवांस, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब जहाँ से, ये तो पहले क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते थे कि डीप प्ले किसका है, थिक डिस्क्रिप्शन किसने दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर किसकी बुक है, मोरक्को पे स्टडी किसने की थी, या इंडोनेशिया पे स्टडी किसने की थी, जावा पे किसने स्टडी की थी। तो ये तो पहले के कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे। अब जो कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, नाउ द एग्जाम पैटर्न इज बिकम सो मच डायनामिक। सो नाउ लेट डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न। लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे हम देखेंगे न्यू पैटर्न के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बुक की क्रोनोलॉजी ही पता होना चाहिए। व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ बुक? चलिए एक बार हम बुक की क्रोनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग की तो बुक्स लर्न होनी ही चाहिए, बात की भले ही ना हो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बुक होती हैं वो, और जो स्टार्टिंग की बुक होती हैं वो,
ये बुक्स लर्न होनी चाहिए। अगर सिलेबस में एक्सप्लिसिटली किसी चीज को मेंशन किया गया है, सो वी कांट इग्नोर दैट टॉपिक। It's our responsibility, it's our duty to read all that. So first book he wrote in 1960, the religion of Java. देखिए, the religion of Java, ठीक है। अब जो हायर प्रोफेसर्स होते हैं, हायर डेजिग्नेशंस के प्रोफेसर होते हैं, दे ऑलरेडी रेड ऑल दीज बुक। सो जब वो क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे द रिलीजन ऑफ जावा किसने लिखी है, वो पूछेंगे कि रिलीजन ऑफ जावा जो बुक है उसमें क्या स्टडी की गई है। दैट्स वाई नाउ इट इज एग्जाम बिकम सो टफ। अभी आपके पास टाइम है, इतना भी याद रहेगा तो काम चल जाता है। एग्जाम में टाइम है तो इसका यूटिलाइजेशन करिए, अदरवाइज बाद में टाइम जाने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं होता है। 1963, देखिए सेकंड बुक ही इनकी थी ये, पैडलर एंड प्रिंसेस। ये अब तो PYQ हो जाएगा, तो अब तो याद ही हो जाएगी। पैडलर एंड प्रिंसेस, पैडलर एंड प्रिंसेस, ठीक है। अब तो ये PYQ हो गया हम सबके लिए, तो अब तो ये तो भूलेगा ही, सेकंड बुक थी, ठीक है। 1964 की जो इनकी बुक थी, 1964, आफ्टर 1 years एग्रीकल्चरल इनोवेशन, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, ठीक है। इंडोनेशिया में स्टडी की थी इन्होंने। 1966 में इनकी अगेन एक बुक आई थी, रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, ठीक है। 1966, 1968, अब इस किताब को भी याद रखना है, मैं कह रही हूँ इसको याद रखना है तो याद रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में उठा के पूछ देगा इसे, ठीक है। ये है इस्लाम ऑब्जर्व, रिलीजियस डेवलपमेंट इन मोरक्को। मैंने कई बार देखा है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ कुछ टॉपिक बोलती हूँ, वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस किताब को हम याद रखेंगे। फर्स्ट इनकी ये बुक है, इस्लाम ऑब्जर्व, इस्लाम ऑब्जर्व, रिलीजियस डेवलपमेंट इन मोरक्को। मोरक्को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड नेक्स्ट वन इनकी जो बुक थी वो थी 1973, अभी हमने पढ़ी है 1973 की इनकी बुक थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ये भी बुक हम इसको याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऐसी इनकी किताब थी जिसमें इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शंस को यूज किया है, ठीक है। तो ऐसी किताबों को तो नहीं भूला जाता है, आप चाहो तो भूल सकते हो, एग्जाम में नहीं करना हो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इनकी बुक थी 1975 की, किनशिप इन बाली, किनशिप इन बाली। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस देगा क्रोनोलॉजी, तो ये क्रोनोलॉजी लगा के दे सकता है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसको याद रहेगा उसको ठीक है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट 1980 बुक थी इनकी, निगारा, निगारा, निगारा कौन सी बुक थी मैम? द थिएटर स्टेट इन, क्योंकि हमें पता है जब क्लिफोर्ड इंडोनेशिया में गए थे तो उन्होंने थिएटर की स्टडी की थी। सबसे पहले उनका जो वर्क था वो थिएटर में ही उन्होंने एंट्री ली थी। तो आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने एक किताब लिखी थी निगारा, और इसी निगारा में उन्होंने इंडोनेशिया के थिएटर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये हमारी निगारा बुक है 1980 की। आफ्टर दैट 1983, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, एंड आफ्टर 10 ईयर 1983 लोकल नॉलेज। ये किताब भी इनकी बहुत फेमस है, लोकल नॉलेज,
लोकल नॉलेज, ये किताब इनकी बहुत फेमस है, लोकल नॉलेज। मैंने कई डिपार्टमेंट में प्रोफेसर इसको स्पेसिफिकली इस किताब को मंगा के पढ़ते हैं, लोकल नॉलेज को, क्योंकि इसमें लोकल नॉलेज के बारे में इस्लामिक कल्चर की स्टडी की गई थी। ये मोरक्को वाली जो किताब है, इस्लामिक ऑब्जर्व रिलीजियस डेवलपमेंट इन मोरक्को, इसी मोरक्को इस्लाम की जो स्टडी की गई है वो लोकल नॉलेज में की गई है, प्लस इस इंडोनेशियन स्टडीज भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि लोकल नॉलेज है तो इन सब की स्टडी की गई है। ठीक है, उसके बाद 1984 में इनकी किताब आती है एक, वन बुक केम इन 1984, द नेम वाज एंटी रिलेटिविज्म, एंटी रिलेटिविज्म, एंटी रिलेटिविज्म, वर्क एंड लाइफ, 1980, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1988 की बुक है वर्क एंड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2000 की बुक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है 2000, क्योंकि क्रोनोलॉजी में अवेलेबल लाइट, द लाइफ अमॉन्ग एंथ्रोस, ये इनकी काफी 2002 to 10 की ये बुक है इनकी, द लाइफ अमॉन्ग एंथ्रोस, द लाइफ अमॉन्ग एंथ्रोस। सो ये बुक की क्रोनोलॉजी है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक दो बार पढ़ते हैं ना याद हो जाती है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं याद होगी। देखिए, मोरलेस तो पता होता है। द फर्स्ट बुक इज 1916, द रिलीजन ऑफ जावा, सेकेंड इज 1963, पैटलर एंड प्रिंसेस, थर्ड इज 1964, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, एंड फोर्थ इज 1966, रिलीजियंस एज ए cultural system, and the next very very important book 1968, Islam observed religious development in Morocco, and 1973, the interpretation of culture, Kinsip in Bali, Nigara, local knowledge and anti relativism, work and life and available light, the life among anthros। so एक दो से तीन बार कोई भी चीज पढ़ी जाए तो वो याद हो जाती है। तो दिस ये न्यू पैटर्न बेस पे बनाया गया है। सेकंड जो इनका वर्क था, देखिए, क्लिफोर्ड ग्रिटर्स जो थे, उन्होंने डर्कहाइम, बेबर, फ्रॉयड की जो स्टडी थी, क्योंकि डर्कहाइम ने कहा था, डर्कहाइम का क्या वर्क था, डर्कहाइम ने सैक्रेड एंड प्रोफेन को डिस्टिंक्ट किया था। लाइकवाइज बेबर ने मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू द इंडिविजुअल, यानी सोशल एक्शंस जो होता है वो एक सोशल एक्शंस का कैसे डिफरेंट होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसकी मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्टडी की थी। सिगमंड फ्रॉयड की क्या स्टडी थी, सिगमंड फ्रॉयड ने, वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, पर्सनल, रिचुअल एंड कलेक्टिव वन में डिफरेंशिएशंस किया था। क्लिफोर्ड ग्रीस ने क्या बोला था कल्चर को, इन्होंने बोला था कि जो कल्चर होते हैं हमारे, कल्चर इज अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी PYQ है, वेब ऑफ सिग्निफिकेंस, वेब ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये कल्चर के बारे में इन्होंने कहा था। व्हीकल फॉर कंसेप्शन, व्हीकल फॉर कंसेप्शन, कंसेप्शंस, इन्होंने एक्वायर्ड और इनेट और एक्वायर्ड कल्चर में डिफ्रेंशिएट किया था, इनेट एंड एक्वायर्ड में डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, सो ये इनका सबसे मेजर वर्क था। और इन्होंने 2 सॉर्ट्स ऑफ डिस्पोजिशन दिए थे। 2 सॉर्ट्स ऑफ डिस्पोजिशन क्या होता है मैम, 2 सॉर्ट ऑफ डिस्पोजिशंस, इनेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, उन्होंने देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, इन्होंने शॉर्ट दिए थे, 2 शॉर्ट दिए थे कल्चर के, 2 शॉर्ट नहीं, ये शॉर्ट है, 2 सॉर्ट ऑफ डिस्पोजिशन दिया था। व्हाट इज डिस्पोजिशन, 2 सॉर्ट ऑफ डिस्पोजिशंस का मतलब है कि इन्होंने बताया था कि जो
टू टाइप्स के डिस्पोजिशन होते हैं। फर्स्ट होता है मूड, सेकेंड होता है मोटिवेशंस। मूड एंड मोटिवेशन, मूड एंड मोटिवेशंस, ये दो शॉर्ट दिए थे इन्होंने, मोटिवेशंस। ओके, इन्होंने कहा था कि मूड जो होती है, नेक्स्ट टाइम यू माइट बी आस्क्ड कि हु गिव द सॉर्ट ऑफ टू सॉर्ट ऑफ डिस्पोजिशंस, मूड एंड मोटिवेशंस। ओके, सो मोटिवेशन इज परसिस्टेंटिंग, जो परसिस्टेंट टेंडेंसीज होती है ह्यूमन बीइंग की, परसिस्टेंस टेंडेंसी, परसिस्टेंस टेंडेंसीज। ओके, मोटिवेशंस वेक्टर, उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी बनाई थी। व्हाई? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लेना। तो उन्होंने कहा था कि ये मोटिवेशंस जो होता है उनकी उनके पास दोनों क्वालिटी होती है, डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और इन्हीं पार्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करती है। ओके, और ये एंडलेस होते हैं, इसका कोई ये एंड पे डिपेंड करता है। जबकि मूड जो होता है, मूड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड ये अभी होता है, नाउ एंड हियर। ठीक है, मूड। एंड द सेकेंड जो होता है कि ये सैक्रेड होता है, मूड इज अ सैक्रेड एंड कंडीशंस बेस होता है, आपका कंडीशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग मूड डिसाइड होता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मूड एंड मोटिवेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय क्लिफोर्ड ग्रिटस एंड टू शॉर्ट डिपोजिशंस भी बोलते हैं इसको। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक एस लंगर की बुक थी, उसके थ्रू ये मोटिवेट होकर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए थे। अब जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है उस पर हम देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशंस में क्या पूछा गया है। देखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? केस स्टडी, साउथ ईस्ट एशिया की जो केस स्टडी है वहां से। साउथ ईस्ट एशिया केस स्टडीज। ओके, साउथ ईस्ट एशिया केस स्टडीज। इसमें देखिए जावा, फर्स्ट वन इज जावा आइसलैंड के बारे में। ठीक है, सेकेंड वन इज मोजोकुटो सोसाइटी, मोजोकुटो सोसाइटी। ये सोसाइटी कैसी थी, कैसे वर्क करती थी, कैसे फंक्शन करती थी, अभी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था 2025 दिसंबर में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन मैं लाना भूल गई, अभी ऐड कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन था जावा कल्चर, जावा कल्चर कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन जो बनेगा अपकमिंग एग्जाम में वो यहाँ से बनेगा 2026 जून वाले में, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, कोर रिचुअल इन जवानीज रिचुअल, सेकेंड है कोर रिचुअल इन जवानीज रिलीजन, जिसमें सियामेटन होता है। कौन कौन से रिचुअल होते हैं? फर्स्ट वन इज सियामेटन, व्हाट इज सियामेटन, लेट्स सी। एंड द सेकेंड वन इज इसी का मीनिंग, पैटर्न और एग्जाम्पल। मीनिंग, पैटर्न एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में टू एग्जाम्पल मेंशन किए गए, जैसे कि कुल्ला और पोटलस मेंशन किया गया था, तो उससे कई सालों तक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से सियामेंटन क्वेस्ट स्टडीज में दो एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इज तिंकेबैन एंड सेकेंड इज केपांग गिहान। ठीक है, कहीं कहीं डबल जी होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तिंकेबान और केपांग गिहान, तिंकेबान एंड केपांग गिहान, बहुत इजी है।
तिनके बांध जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। 5 कल्चर्स होते हैं इसमें, और केपांगियान जो होता है वो मैरिज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे या तो क्रोनोलॉजी से बनेगा, क्योंकि बेसिक से तो क्वेश्चंस बनने के कोई चांस है नहीं, या जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस केस स्टडी से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसा कि इस बार बना था, विलेज स्टडी पूछी गई थी मोज्जोकोट्टो की, मोज्जोकोट्टो सोसाइटीज की। जावा के 2 विलेज की स्टडी की गई थी, जिसमें मोज्जोकोट्टो और एक और विलेज था, उनकी स्टडी की गई थी। लेट्स सी कौन सा विलेज था वो। लुक एट हियर दिस क्वेश्चंस। Okay, let me add these questions on the south to north chronology, chromosomes no, social change in the modern states no, given below chronological ordering no, 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 no। चलिए इसको सेव ही कर लेते हैं यहाँ से। हो गया? I don't think where is gone। चलिए इसी पेज पे इसको अरेंज कर देते हैं। कोई बात नहीं, काफ़ी है इतना, समझ में आ रहा है ना, इट्स ओके। सो देखिए ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं अब एग्जामिनेशन से, तो जो भी स्टूडेंट डिटेल में इसको पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चंस को हैंडल कर लेगा। देखिए अभी फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें जावा सोसाइटी के बारे में पूछा गया है। माइट भी नेक्स्ट टाइम जावा रिलीजन्स के बारे में पूछते, जवानीज रिलीजन्स के बारे में पूछेगा ही, क्योंकि नेट की यही आदत होती है कि जब वो किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है तो डीप में उससे क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे कि जवानीज रिलीजन्स क्या होते हैं, और ये मोज्जोकोट्टो सोसाइटीज क्या होती है, और इसको कैसे, और ये जो PYQ है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आई नो, आई होप यू ऑल आर ऑलरेडी सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। आई नो जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो सॉल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही कुछ और PYQ भी ऐड होंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आई होप जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो अभी गोइंग ऑन है, आई थिंक 24 तक कुछ डिस्काउंट है, आप उस कॉन्टेक्ट इंक्वायरी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 1 Feb से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको PYQ मिलेंगे, ऐसे ही हर टॉपिक का होलिस्टिक स्टडी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, और प्लस आपको जो भी क्लास में स्टडी उसकी PDF प्रोवाइड की जाएंगी, और प्लस PYQ ऐड होंगे, सारे क्वेश्चंस PYQ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ आंसर एनालिसिस के साथ। और अपकमिंग एग्जाम में हमें कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न को या क्वेश्चन पेपर को डील करना है, ये सब उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा। तो ये सब आपको PDF में मिलेगा अच्छे से, बिल्कुल जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे। और जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो आप यूट्यूब की वीडियो से कनेक्ट रहिए, यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए, 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।